जर्नल डिसोल्यूशन का। तो जर्नल करने के लिए क्या हमारा प्रोसीजर भी वही होगा जो हमारा लेजर का प्रोसीजर था। आपको क्वेश्चन कैसा दिया होता है, आपको एक बैलेंस शीट गिवन होती है और यहाँ पर एडजस्टमेंट्स गिवन होती है ना। तो अब क्या करते थे, पहले सबसे पहले इस बैलेंस शीट को किस में ट्रांसफर करते थे, रियलाइजेशन में, कैपिटल और कैश में, इन तीनों में ट्रांसफर करते थे इस बैलेंस शीट को, है ना। और उसके बाद एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर करना है। पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे बैलेंस शीट को इसमें डालने की, ठीक है। पहले जर्नल एंट्री इसकी होंगी, उसके बाद जर्नल एंट्री इसकी होंगी एडजस्टमेंट्स की, ठीक है। तो 2 स्टेप्स होंगे हमारे जर्नल के। तो चलो सबसे पहले बैलेंस शीट को जब हम इसमें ट्रांसफर करते हैं तीनों में, तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं पहले मैं बता देता हूँ। सारी एसेट्स आपको याद होगा यहाँ डालते थे, सारी लायबिलिटीज यहाँ, कैपिटल और रिजर्व वगैरह यहाँ पर जाता था, कैश बैंक यहाँ, है ना। तो इसी की जर्नल एंट्री देखो। तो देखो पहला स्टेप क्या है हमारा जर्नल का, ट्रांसफरिंग ऑल एसेट्स। सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफर करना है, कहां पर, इनटू रियलाइजेशन अकाउंट, इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री करते थे याद करो, रियलाइजेशन के डेबिट में लेके जाते थे ना सारी एसेट्स को, तो बस एंट्री भी वही बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। जितनी भी एसेट्स है, मैंने तो ऑल एसेट्स लिख दिया, आप कैसे लिखोगे, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू डेटर, टू मशीनरी, इस तरह से सारी की सारी एसेट्स यहां आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं इसको स्पेस की वजह से यहां पे लिख रहा हूं टू एसेट्स अकाउंट, सारी एसेट्स, टू ऑल एसेट्स अकाउंट। तो आपको ऑल एसेट्स नहीं लिखना है, आपको एसेट्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसमें ऑल एसेट्स को डालते वक्त ध्यान रखना कैश नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वो वाली सारी एसेट्स आ रही है जो रियलाइजेबल है, जो रियलाइज होनी है, जो बिकनी है, जिनको पे करना है। तो कैश और बैंक थोड़ा ना बिकता है, तो इसलिए वो एक्सेप्ट, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक छोड़कर, ठीक है। तो सारी एसेट्स यहां आ गई कैश बैंक छोड़कर। तो फिर कैश कहां जाएगा, कैश अपने अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी करके, और बैलेंस बीडी की कोई एंट्री नहीं होती है। अच्छा, बैंक का जाएगा, बैंक भी कैश में जाएगा, तो बैंक को ट्रांसफर करने की एंट्री देखो, ट्रांसफरिंग बैंक अकाउंट इनटू कैश अकाउंट। देखो बैंक को कैश में डाल रहे हैं, कैसे, कैश के डेबिट में आता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये कौन सी एंट्री मैं आपको बता देता हूं, आपको याद होगा, ये कैश अकाउंट बनाते हैं हम जो नीचे, यहाँ पे एक तो लिखते हैं टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस तो यहां जाता है, लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो ये लिखते हैं ना टू बैंक, यहां पर। तो मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं, ये वाली बैलेंस बीडी की कोई एंट्री नहीं होती है, इसकी जो बैंक को मैंने कैश में डाल दिया है, तो टू बैंक, वो वाली एंट्री है, ठीक है। तो जिस लाइन से मैं, जिस स्टेप से मैं एंट्री कर रहा हूं, उसी स्टेप से आपको याद रखना है, उसी स्टेप से करना है, तो कोई एंट्री भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर से देख लो, सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन में चली गई कैश बैंक छोड़कर, बैंक अकाउंट भी उसमें चला गया कैश अकाउंट में। अगली एंट्री, अगर कोई लॉस पड़ा है एसेट साइड पे, लॉस जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, या कोई P&L पड़ा है एसेट साइड पे जो कि लॉस को डिनोट करता है, तो वो सारे लॉस कहां चले जाते हैं, वो सारे लॉस कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाते हैं। तो एंट्री देखो, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉसेस, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं मैं, किसमें, ABC, जो भी पार्टनर है, ऑल पार्टनर, तो मैं ABC की जगह ऑल पार्टनर्स लिख देता हूं, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू लॉसेस। अब लॉसेस में वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी हो सकता है, या P&L अकाउंट भी हो सकता है। P&L अकाउंट समझ रहे हो ना, कौन सा वाला, जो एसेट साइड पे होता है, जो लॉस को डिनोट करता है, ये वाला P&L। जो अगर लायबिलिटी साइड पे P&L होता है तो वो प्रॉफिट को डिनोट करता है, मैं वो वाला नहीं कह रहा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एसेट साइड को खाली कर रहा हूं। जो बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है, अभी हम सिर्फ उसको ट्रांसफर कर रहे हैं,
ठीक है। तो एसेट साइड पूरी की पूरी ट्रांसफर हो चुकी है। देखो एसेट्स में और कुछ नहीं बचा, जितनी भी क्या थी, जितनी भी लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, सब यहाँ आ गए। ऑल एसेट्स मैंने कहा, कैश बैंक छोड़कर। कैश चला गया अपने अकाउंट में बैलेंस बीडी करके, बैलेंस बीडी की कोई जनरल नहीं होती है। जो बैंक चला गया वहां पर, तो कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और जितने भी लॉसेस पड़े होते हैं एसेट साइड पर, वो पार्टनर्स में पट गए। किस रेशो में? वही ओल्ड रेशो में। इसमें रेशो का कोई पंगा ही नहीं है, ओल्ड रेशो में बांट देना, ठीक। तो ये एसेट साइड पूरी की पूरी फ्री हो गई। अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो ये कौन सी साइड थी? एसेट साइड। एसेट साइड। अब आ जाओ लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटी साइड पे भी पहले तो ट्रांसफरिंग ऑल लायबिलिटीज इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले सारी की सारी लायबिलिटीज, मैंने कहा था ना, लाइन से वहां ट्रांसफर कर देना। क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन क्रेडिट में लेके जाते हो ना, रियलाइजेशन क्रेडिट करते हो ना, तो इसलिए क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे ऑल लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल लायबिलिटीज में क्या क्या लायबिलिटीज? क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक लोन, है ना, सारी की सारी लायबिलिटी। मैं लिख देता हूं ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज, ऑल आउटसाइडर्स लायबिलिटी टू रियलाइजेशन। आउटसाइडर लायबिलिटी में मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, और कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर रखा है बैलेंस शीट में, और मिसेस का लोन। मिसेस का लोन ध्यान रखना, पार्टनर का लोन आउटसाइडर नहीं है, लेकिन अगर पार्टनर की वाइफ है, अगर पार्टनर की मिसेज है, वो आउटसाइडर ही है बिजनेस के लिए, तो उसका भी यही आएगा, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी? क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, बैंक लोन डेबिट, मिसेज लोन डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट, सारी की सारी लायबिलिटीज आउटसाइडर्स की टू रियलाइजेशन। आउटसाइडर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आउटसाइडर मतलब पार्टनर्स को छोड़कर, वो लायबिलिटी यहां नहीं डालनी पार्टनर्स वाली। जैसे कि उनका कैपिटल अकाउंट है, ए कैपिटल, बी कैपिटल, वो नहीं डालना, क्योंकि आउटसाइडर चाहिए हमें सिर्फ, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड की सारी ये डाल दी। अभी लायबिलिटी साइड में और क्या बचा है? कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। मैंने अभी क्या बताया था, बाय बैलेंस वाली की एंट्री नहीं होती। जैसे कि आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो, यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, ए और बी की कैपिटल डालते हो ना, तो इसकी कोई जनरल नहीं होती है। इसके अलावा और क्या होगा? यहाँ पे रिजर्व वगैरह बढ़ता है, पीएनएल बढ़ता है, वो सब बांट लो। क्या एंट्री होगी? जनरल रिजर्व अगर है तो, अगर पीएनएल है तो, अगर कोई WCR है तो, अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? भाई इनकी जो ओल्ड रेशो है उसी में बांट लेंगे। तो इस तरह से इन्होंने जनरल रिजर्व, प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ऊपर में लिख देता हूं हेडिंग, ये एंट्री है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, रिजर्व एक्सेट्रा। उसकी एंट्री ये आ गई, जनरल रिजर्व, पीएनएल, WCR, और भी बहुत कुछ हो सकता है, रिजर्व हो सकते हैं, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या लायबिलिटी साइड हमारी पूरी इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है? पूरी हमने ट्रांसफर कर दी? नहीं, अभी रह गया उसमें पार्टनर्स लोन। जैसे एज लोन, बीज लोन बैलेंस शीट में रखा होता है। पार्टनर का लोन मैंने कहा था डायरेक्टली रियलाइजेशन में नहीं आता, वो सीधा कैश अकाउंट में जाता है। तो अगला हम करेंगे ट्रांसफरिंग पार्टनर्स लोन। कहां ट्रांसफर होता है? अगर आपको याद हो, पार्टनर्स लोन मैंने कहा था सीधा कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या एंट्री कैश के क्रेडिट में होता है ना, तो देखो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पार्टनर्स लोन भी ट्रांसफर हो गया। अब तक हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट, ये देखो ये एसेट्स ट्रांसफर होगी सारी, ये सारी की सारी लायबिलिटी साइड, इसकी लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पूरी ट्रांसफर कर दी।
तो अब आ जाते हैं हम एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो ये सारी एंट्रीज हो गई, हमने जो बैलेंस शीट हमारे पास सामने थी उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस शीट के नीचे जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, एडजस्टमेंट क्या होती है? एसेट बेचने की एडजस्टमेंट होती है या फिर लायबिलिटी बेचने की एडजस्टमेंट होती है? मेन तो ये एडजस्टमेंट है ना। तो देखो, एसेट्स बेचने की यानी कि सेल ऑफ एसेट्स। अगर कोई भी एसेट्स बिकती है तो क्या एंट्री करते हो आप? कहां पर उसकी पोस्टिंग कहां करते हो? एक तो क्योंकि देखो, आप जब रियलाइजेशन बनाते हो आपने सारी एसेट्स यहां डाल रखी है। अब जब एसेट बेचते हो तो आप इसे क्रॉस करते हो ना यहां पर, एक तो यहां करते हो और उसके बाद कैश के यहां करते हो। एसेट जब भी बेचते हो रिलेशन के क्रेडिट में करते हो और कैश डेबिट क्यों ना हो, क्योंकि कैश तो आ रहा है एसेट्स बेचने से, इसलिए एसेट्स बेचने की एंट्री जो आप करते थे वही कर रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश के डेबिट में। देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स का नाम नहीं आएगा, ध्यान रखना इसके अंदर, कि जैसे आपने फर्नीचर बेचा तो एंट्री करते, फर्नीचर कहीं नहीं आ रहा। बिल्डिंग अगर हमने बेची है तो भी देखो बिल्डिंग कहीं नहीं आएगी। हम जो एंट्री करते हैं वो किस लेजर टू लेजर एंट्री करते हैं, ठीक है। तो हाँ, बीइंग में लिख सकते हो आप, यहाँ पे जब बीइंग लिखोगे, बीइंग सेल ऑफ फर्नीचर, बीइंग सेल ऑफ बिल्डिंग, बीइंग सेल ऑफ मशीनरी, लेकिन यहां पर देखो कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस तरह से आप एसेट्स बेचोगे। किस वैल्यू पे? क्वेश्चन में लिखी होती है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। अगर 10,000 रुपए की बिल्डिंग है और हमने 8,000 में बेची तो मैं 8,000 से एंट्री करनी है, उस 2,000 का कुछ नहीं करना होता, वो अपने बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो सेल ऑफ एसेट्स हो गया फॉर कैश, अगर कोई सेल ऑफ एसेट्स कैश में बिकती है। उसके बाद एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले लेता है तो क्या एंट्री करोगे? पार्टनर एसेट ले लेगा तो देखो, रियलाइजेशन में क्रॉस तो करना ही करना है। दूसरा इफेक्ट, जो आप कैश में डेबिट करते थे उसकी जगह पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करेंगे। पार्टनर्स को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर कोई पार्टनर हमारी एसेट्स लेके जाता है तो ऑब्वियसली उसकी कैपिटल को हम कम करना चाहेंगे, क्योंकि उसका हिसाब किताब कम कर देंगे ना, क्योंकि फर्म की एक चीज अपने घर ले गया वो, तो उसकी फर्म में जो भी पैसा लगा वो उतना कम कर देंगे हम। तो पार्टनर्स कैपिटल कम किस में होती है? हमेशा डेबिट में। इसलिए तो देखो, जब भी एसेट्स टेकन ओवर होगी तो कोई पार्टनर अगर लेके जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि दूसरा इफेक्ट रिलेशन में क्रॉस तो होना ही है, क्रेडिट तो होना ही है, इसलिए। तो ये एंट्री थी 7th, ये 8th, 9th। एक और एंट्री है, काफी रेयर आती है एंट्री, लेकिन फिर भी अगर आ गई तो करनी है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अगर कोई असेट क्रेडिटर ले लेता है, एक तरफ क्रेडिटर्स है 50,000 रुपए के, एक तरफ मशीन है, ठीक है, जितनी की भी है, और एडजस्टमेंट में लिखा है कि क्रेडिटर्स ने मशीन ले ली। अब देखो, क्रेडिटर ने मशीन ले ली, इसका मतलब हमारे पास मशीन का कोई भी पैसा नहीं आया, और इसका मतलब ये भी तो है हमें क्रेडिटर को कुछ नहीं पे करना, ठीक है। तो ऐसे में हम रियलाइजेशन में कोई भी एंट्री नहीं करते। जब कोई क्रेडिटर, मैं लिख देता हूं यहां पे, एसेट टेकन ओवर बाय क्रेडिटर, अगर कोई एसेट्स क्रेडिटर ले जाता है तो नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं होगी। मैं बना के दिखाता हूं। जैसे ये रियलाइजेशन है, इधर पड़ी है मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, डेटर्स, और इधर है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अब क्वेश्चन में लिखा है मशीनरी बिक गई तो ऑब्वियसली यहां बेचोगे, बिल्डिंग बिक गई ऑब्वियसली बेचोगे। डेटर, वो कह रहे हैं कि जो डेटर है और जो क्रेडिटर है उन्होंने आपस में सेटलमेंट कर ली, तो ना तो हम डेटर बेचेंगे ना फिर हम क्रेडिटर को रियलाइज करेंगे, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर ने आपस में सेटलमेंट कर ली, ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई भी क्रेडिटर कोई असेट लेके जाता है तो रियलाइजेशन में उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, इसलिए रियलाइजेशन में कोई एंट्री नहीं होगी। अगली एंट्री, तो ये देखो, ये हमने सारी की सारी एसेट्स जो है बेच दी। अब अगर इसके अंदर अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती, उसकी क्या एंट्री करते? अनरिकॉर्डेड एसेट्स में बता चुका हूं, ऐसी एसेट जो हमारे पास बैलेंस शीट में तो नहीं है, लेकिन बाद में पता लगा कि टाइपराइटर था पुराना, वो अब तक तो खो चुका था, अब मिल गया और 500 का बेच दिया। क्या एंट्री होगी? यही एंट्री होगी जो ये वाली है। तो एसेट्स बेचनी हो या अनरिकॉर्डेड एसेट बेचनी हो, एंट्री यही होगी, कैश टू रियलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी एसेट्स बिक गई। अब सारी लायबिलिटीज चुकाते हैं। नेक्स्ट एंट्री है
रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटीज। अब आप रियलाइज कर रहे हो लायबिलिटी, यानी कि क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, बिल्स पेबल को पे कर रहे हो, बैंक लोन को पे कर रहे हो, क्या एंट्री करोगे? क्रेडिटर्स को पे करना है, क्या एंट्री करोगे? एक तो क्रॉस होगा रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स आपको क्रेडिट में दिखते हैं ना, तो जब बिकते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, यानी कि रियलाइजेशन के डेबिट में, और कैश चला जाता है। लायबिलिटी पे करेंगे तो कैश जाएगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। जितनी भी लायबिलिटीज है, देखो मेंशन नहीं करनी कि क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, वो सब मैंने कहा था ना, यहाँ जब आप नरेशन लिखते हो उसमें मेंशन करते हो, अदरवाइज सीधा रियलाइजेशन टू कैश, सारी लायबिलिटी रियलाइज की एंट्री यही होगी। ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है तो रियलाइजेशन में तो क्रॉस होनी ही होनी है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर ये जिम्मेदारी लेता है कि भाई फर्म का ये कर्जा मैं अपनी जेब से चुकाऊंगा, तो उसकी कैपिटल को फर्म के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो ये सारी की सारी लायबिलिटीज बिक गई। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर आए तो वो भी यही एंट्री है। ठीक है ना, रियलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी हो चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, एंट्री यही होगी। अब आ जाती है लास्ट में एक्सपेंस की एंट्री। रियलाइजेशन एक्सपेंस, कई बार आता है ना, हर क्वेश्चन में लिखा होता है कि 1000 रुपये रियलाइजेशन में खर्चा हो गया, उसकी एंट्री करो। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री अभी इस सब के बाद, क्योंकि इसके अंदर कई सारे केसेस हैं, तो उसकी एंट्री में अब अलग से आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ये स्किप करते हैं। उसके बाद क्या होगा, बस रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस है, क्योंकि रियलाइजेशन बन चुका है। अब इसका प्रॉफिट और लॉस देखना है। प्रॉफिट लॉस कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। तो पहले तो प्रॉफिट और लॉस की एंट्री क्या होगी, देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, या फिर होगी ए बी सी टू रियलाइजेशन, या तो ये होगी या ये होगी। ये है प्रॉफिट अगर हुआ तो, और अगर लॉस हुआ तो ये एंट्री होगी। ठीक है, रियलाइजेशन टू एबीसी या एबीसी टू रियलाइजेशन। अब प्रॉफिट पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है? सारा का सारा रियलाइजेशन ऐड कर लो। देखो, रियलाइजेशन डेबिट वाला और रियलाइजेशन क्रेडिट वाला। डेबिट वाला अलग ऐड कर लो, क्रेडिट वाला अलग से ऐड कर लो। अगर डेबिट वाला रियलाइजेशन बड़ा है तो लॉस होगा, ध्यान रखना। अगर क्रेडिट वाला रियलाइजेशन बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। तो आपको इस एंट्री को करने से पहले क्या करना पड़ेगा, जहां जहां रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन डेबिट वाला, मतलब अलग से कॉलम बना लो ऐसे, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ऐसे ऐसे यहाँ पे डेबिट वाला लिखते जाओ, क्रेडिट वाला लिखते जाओ, टोटल कर लो। ठीक है, तो अगर डेबिट वाला रियलाइजेशन ज्यादा बड़ा है तो लॉस, क्रेडिट वाला अगर रियलाइजेशन बड़ा है तो प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को टैली करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस याद करो कहां चाहता है? कैश में। अगर कैपिटल के डेबिट में निकलता है तो कैश के क्रेडिट में क्रॉस चला जाता है। अगर कैपिटल के क्रेडिट में निकलता है तो कैश के डेबिट में क्रॉस हो जाता है। तो एंट्री क्या होगी लास्ट में? ए बी सी टू कैश, या फिर कैश डेबिट टू ए टू बी टू सी। लास्ट में ये एंट्री होती है। आपसे अक्सर रियलाइजेशन तक की एंट्री करवाई जाती है। ये एंट्री जो ट्रांसफर की एंट्री अक्सर नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में एबीसी टू कैश होगा या फिर कैश टू एबीसी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जनरल एंट्रीज थी। अभी इसमें बस ये मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज अभी छोड़ी हैं, उसके अलावा सारी की सारी एंट्रीज ही है। फिर भी अगर इसके अलावा देखो एंट्रीज अगर आती हैं तो हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, जो थोड़ी सी अगर डिफरेंट एंट्रीज आ रही है। अदरवाइज आपकी 99% एंट्रीज इसी में कवर हो जाएंगी। अभी मैंने जो सारी आपको डिसोल्यूशन की जनरल कराई है, उसमें मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस की जनरल एंट्री नहीं कराई, तो वो अब देख लो, क्योंकि वो वहां पे इसलिए नहीं कराई क्योंकि 4 केसेस है उसके। वो कैसे? देखो, फर्स्ट केस है रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय फर्म पेड बाय फर्म। पहली बात एक सुन लो कि सफर करना और पे करना ये 2 अलग अलग बातें हैं।
सफर मतलब आप बियर कह सकते हो, बियर करना, सहन करना। सहन करना और पे करना ये दो अलग अलग बातें हैं। वो कैसे? मान लिया हमारी फर्म है, आप और मैं पार्टनर है हमारी, तो फर्म का कोई खर्चा आ गया, हमारी फर्म का कोई खर्चा हो गया। अब वो खर्च है तो फर्म का, लेकिन पे जो है ना मैंने अपनी जेब से कर दिया। तो पे मैंने कर दिया, लेकिन वो सहन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तो फर्म से ले लूंगा पैसे, आज मैंने सिर्फ दिए ही तो है, बाकी बाद में तो फर्म से मैं ले लूंगा। तो सफर करना और पे करना दो अलग अलग बातें हैं। पे करने वाला हमेशा सफरर नहीं होता है। मान लिया आपका बिजली का बिल आया आपके घर का, ठीक है, और आपने कहा सर मैं घर पे नहीं हूं, तो सर आप पे कर दो। ठीक है, मैंने पे कर दिया। तो यहां पे मैंने किया, सफर मैंने नहीं किया। क्यों नहीं सफर किया? क्योंकि मैं तो तुमसे ले लूंगा ना वो पैसे, तो मैंने कहा सफर किया। मैंने हाँ पे जरूर किया। तो पे करना एक अलग बात है, सफर करना एक अलग बात है। हाँ, अगर वो बिजली का बिल मैंने पे किया और मेरे ही सर पे होता कि ये तो बिल मैंने ही भुगतना है, तो फिर पे भी मैंने किया, सफर भी मैंने किया। समझ में आ गया? सफर और पे दो अलग अलग बातें हैं। सफर वो जो जिसका लॉस है, पे वो कि जिसने अभी दे दिया लेकिन बाद में वो ले लेगा, वो पेड हो गया। ठीक है, अब यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर आ जाते हैं हम। रियलाइजेशन एक्सपेंस में कौन भुगतता है, कौन पे करता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय फर्म, फर्म सफर करेगी, पेड बाय फर्म, और फर्म ही पे कर रही है। अगला केस, रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय फर्म, फर्म का खर्चा है, और पेड बाय पार्टनर, लेकिन फिलहाल पार्टनर ने दे दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म, अब वो बियर करेगा पार्टनर, लेकिन फर्म ने अपनी तरफ से फिलहाल दे दिया है। रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, कि पार्टनर ही भुगतेगा और पार्टनर ने ही दिया है। तो इन चारों केस में देखो एंट्रीज क्या करनी है। यहां पे देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय फर्म, फर्म सफर कर रही है और फर्म ही पे कर रही है। तो फर्म सफर कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के सारे खर्चे, फर्म सफर कर रही है तो फर्म का खर्चा है ना ये, तो फर्म के सारे खर्चे उसके डेबिट में आते हैं। और फर्म क्योंकि पे कर रही है, फर्म का ही कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट। देखो, फर्म का ही रियलाइजेशन में लॉस आ गया और फर्म का ही कैश जा रहा है, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय फर्म, है फर्म का खर्चा, लेकिन फिलहाल पार्टनर ने पे कर दिया। देखो, फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के तो डेबिट में, फर्म के सारे खर्चे रियलाइजेशन के डेबिट में आते हैं। और पेड बाय पार्टनर, फिलहाल वो ए ने दे दिया अपनी जेब से, फिलहाल ए ने दे दिया है, यानी कि फर्म का कैश नहीं गया, फर्म का कैश नहीं गया, क्योंकि ए ने अपनी जेब से दे दिया है। तो हम ए को मतलब क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ए की कैपिटल को हमें बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ए को क्रेडिट कर दिया। क्योंकि देखो, फर्म का खर्चा है लेकिन दिया ए ने अपनी जेब से, पे कर दिया कि मैं बाद में ले लूंगा, तो फर्म का खर्चा रिलेशन डेबिट, और ए ने क्योंकि अपनी जेब से दे दिया तो ए की कैपिटल को बढ़ा देंगे क्योंकि ए ने दिया। आगे देखो, रिलेशन एक्सपेंस सफर बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। अब भुगतना तो पार्टनर को था, लेकिन फर्म ने अपने कैश में से दे दिया, तो पार्टनर को भुगतना था ना, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सफर कौन कर रहा है? पार्टनर। देखो, पार्टनर कैपिटल कम हो गई और फर्म ने पे कर दिया अपने कैश से, क्योंकि कैश अकाउंट, ये अकाउंट किसका है? फर्म का है ना। तो देखो, फर्म ने दिया है और पार्टनर्स को डेबिट कर दिया, क्योंकि भुगतेगा पार्टनर। रिलेशन एक्सपेंस सफर बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ही सफर करेगा और पार्टनर ने ही पे कर दिया, फिर तो फर्म में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर ने भुगतना था और पार्टनर ने अपनी जेब से दे भी आया, तो नो एंट्री। तो ये अब ध्यान से देख लो, ये 4 केसेस है जिसमें से 3 में ही एंट्री होगी। फिर से समझ लो, रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय फर्म, पेड बाय फर्म, फर्म ही सफर कर रही है, इस रियलाइजेशन में फर्म के सारे खर्चे यहां आते हैं। और पेड बाय फर्म, कैश अकाउंट भी फर्म का, कैश चला गया, फर्म ने सफर किया, फर्म ने पे किया। यहां सफर बाय फर्म, फर्म सफर करेगी रिलेशन डेबिट में, और पेड बाय पार्टनर, पार्टनर को उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यहां एज लिखा मैंने, पार्टनर्स कैपिटल लिख देना, क्योंकि पार्टनर कोई भी हो सकता है वो, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे देखो, रिलेशन एक्सपेंस सफर बाय पार्टनर, पार्टनर भुगतेगा लेकिन फर्म ने दे दिया, फर्म ने दे दिया तो फर्म का तो कैश कम हो गया, लेकिन पार्टनर भुगतेगा इसलिए उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया, डेबिट करने का मतलब उसकी कैपिटल को कम करना है। और यहां पर रिलेशन एक्सपेंस सफर बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ही सफर कर रहा है, पार्टनर का अपना खर्चा है, खुद भुगतना है, खुद ही उसने पे भी कर दिया, फिर तो फर्म का रोल ही नहीं है ना इसमें बीच में, इसलिए नो एंट्री। ठीक है, तो इसमें एक एंट्री और हो सकती है,
एक केस हो सकता है, और केस 5, रियलाइजेशन एक्सपेंस सफर बाय वन पार्टनर पेड बाय अनदर पार्टनर। मतलब एक पार्टनर सफर करेगा, सफर एक को करना है और पे दूसरे ने कर दिया। मतलब कि ए ने खर्चा भुगतना था लेकिन बी ने अपनी जेब से दे दिया। तो क्या करेंगे, ए ने भुगतना था ना, ये मान लिया वन पार्टनर जो है ए ने भुगतना था और पे कर दिया बी ने। तो क्या एंट्री करेंगे, ए ने भुगतना था तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे ना, क्योंकि ए ने भुगतना था, ए की कैपिटल को तो कम करना ही है। अब क्योंकि पे बी ने कर दिया है तो इसलिए बी को उसका फायदा दे देंगे, उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, ए को कम करके बी को बढ़ा देंगे। तो ये 5th केस। डिसोल्यूशन में कई बार ना बैलेंस शीट में रिजर्व फंड्स प्रोविजंस आ जाते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट में आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखी, यहां पर आ गया जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। इसका तो चलो आपको पता है, क्या पता है कि ये बटना है, ये तो ए बी सी के कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा और बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अलावा कई और रिजर्व फंड्स आ जाते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि उनका क्या करना है। जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया, जैसे कि डेप्रिसिएशन रिजर्व या डेप्रिसिएशन फंड आ गया। अब क्या इनके बारे में आपको पता है क्या करना है? आप कहोगे जैसे जनरल रिजर्व बांटा है, रिजर्व फंड बांटा है, इसे भी बांट दो। नहीं, कुछ अलग ट्रीटमेंट है। जनरल रिजर्व फंड के बारे में नहीं बता रहा मैं, क्योंकि ये आपको पता है। मैं इसके अलावा जो और फंड्स आ रहे हैं और रिजर्व्स आ रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। रिजर्व फंड और प्रोविजंस ये सब जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे फंड रिजर्व प्रोविजन होते हैं जो विदाउट एसेट्स के होते हैं, जिनके साथ एसेट्स नहीं होती है, और एक ऐसे फंड रिजर्व प्रोविजन होते हैं जो विद एसेट्स आते हैं, जो एसेट्स के बिना नहीं आते। एग्जाम्पल, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको आता है, ठीक है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, क्या इधर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नाम की कोई एसेट्स होती है? नहीं होती। तो ये ऐसा फंड है जो बिना एसेट्स, विदाउट एसेट्स वाला है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इससे रिलेटेड कोई एसेट होती है? हाँ जी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है ना। तो ये एक ऐसा फंड है जिसके साथ एसेट भी है, ये अकेला वाला है। डेप्रिसिएशन फंड, इधर बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग या कोई भी एसेट्स हो सकती है, उस एसेट्स के ऊपर तो डेप्रिसिएशन होता है। तो एक जैसे WCR, वर्कमैन कमीशन रिजर्व, क्या इसके सामने इसके केस कोई एसेट होती है जैसे वर्कमैन नाम की? नहीं होती, ये भी अकेला है ना। जैसे ये अकेला है, इनकी नाम की, इनके ये ऐसे फंड रिजर्व है जिनके लिए कोई एसेट नहीं है। अच्छा, एक और है, देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसके सामने कोई एसेट होती है? हाँ, डेटर होता है ना, कई बार डेटर के नीचे प्रोविजन न रखे हाँ लिख देते हैं। तो अब देखो, आपको यहां पे दिख रहा है दो टाइप के फंड या रिजर्व या प्रोविजन। कौन कौन से दो टाइप के? एक वो है जिनके सामने एसेट है, जो एसेट के साथ आते हैं। एक वो फंड प्रोविजन दिख रहे होंगे जो बिना एसेट्स के आ रहे हैं, है ना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड विदाउट एसेट वाला है, मैं लिख देता हूं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड विदाउट एसेट वाला है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये एसेट वाला है, इसके साथ एसेट्स होती है। और डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये भी डेप्रिसिएशन रिजर्व, ये इसके सामने भी एसेट होती है, क्योंकि एसेट डेप्रिशिएट हो रही है, कोई भी एसेट हो सकती है। अच्छा, उसके बाद WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, विदाउट एसेट, कोई एसेट नहीं होती वर्कमैन नाम की। प्रोविजन फॉर बैड डेट, हाँ ये एसेट्स वाले होते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट के सामने किसके ऊपर होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर के ऊपर ना, तो एसेट्स होती है ना इसके अगेंस्ट भी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो ये ऐसे रिजर्व फंड प्रोविजन है जो एसेट के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते हैं। ये ऐसे रिजर्व फंड प्रोविजन है ये भी रिजर्व फंड प्रोविजन है, ये भी रिजर्व फंड प्रोविजन। बस फर्क क्या है, ये बिना एसेट्स के होते हैं, ये एसेट्स वाले होते हैं। तो आपको दो तरह के रिजर्व फंड प्रोविजन समझ में आ गए होंगे कि दो तरह के होते हैं। अब रियलाइजेशन में, डिसोल्यूशन में इनका ट्रीटमेंट कैसे है, सुनो अभी भी। हमने, और ये सारे कहां मिलेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे मिलेंगे, चाहे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो, लायबिलिटी में पड़ा होता है, WCR लायबिलिटी में पड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सब लायबिलिटी में मिलते हैं।
हाँ, ये कभी कभी डेटर के नीचे माइनस है या लायबिलिटी में है, कहीं भी हो सकते हैं, एक ही बात है। अब इनका इफेक्ट कैसे लेना है, देखो ध्यान से। ये सारे के सारे रिजर्व फंड प्रोविजन सब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। मैंने कहा था सारी की सारी एसेट्स यहां ट्रांसफर करोगे, सारी एसेट्स जैसे बिल्डिंग है, जैसे मशीन है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि डेटर है ना, जैसे कि फर्नीचर है, सारी एसेट्स मैंने कहा था। फिर मैंने कहा था सारी लायबिलिटीज भी यहां ले आना, सारी लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, ये तो लाओगे, इन सबको भी यहीं ले आना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, WCR, चाहे ये विदाउट असेट वाले रिजर्व फंड है, चाहे असेट्स वाले, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व या फंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट। देखो, तो जब आप बैलेंस शीट ट्रांसफर करते हो तो पहली बात, जैसे एसेट ट्रांसफर करते हो सारी की सारी, जैसे लायबिलिटी ट्रांसफर करते हो, इनको भी बिना भेदभाव के यहां पे ट्रांसफर कर लेना। अब जब आएगी बेचने की बारी, सारी एसेट्स बिकेंगी, बिल्डिंग भी बिकेगी, कितने में, मशीन भी कोई टेक ओवर कर रहा है, बिक रही है, इन्वेस्टमेंट भी बिक रही है, डेटर भी बिक रहे हैं, फर्नीचर भी बिक रहा है, इधर क्रेडिटर्स भी पे हो रहा है, BP भी पे हो रहा है। क्या ये पे होगा, क्या ये होगा, ये अब इनके बारे में सोचना है। ध्यान रखना, जो विदाउट एसेट वाले रिजर्व फंड प्रोविजन है, सेम वैल्यू पे रिलाइज हो जाएंगे, रिलाइज एट पार। एट पार का मतलब जितने की वैल्यू लिखी है उतने की वैल्यू पे रिलाइज कर दो। जैसे यहां 20,000 लिखा है, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, आप खुद ब खुद 20 के रिलाइज कर दो। जैसे 10,000 लिखा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएंगे, आप सेम की सेम वैल्यू पे रिलाइज कर दो, ठीक है। और जो विद असेट वाले हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, मैंने कहते हैं एसेट वाला, देखो इसके नाम की, इसका रिश्तेदार ये रही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, डेप्शन रिजर्व, एसेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर, है ना, तो ये रिश्तेदार है इनके। तो ऐसे वाले रिजर्व फंड प्रोविजन जिनके रिश्तेदार भी हैं यहां पर, इनको रियलाइज नहीं करना, यहां पे आ गए बस यहीं का यहीं छोड़ दो, ये रियलाइज नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे रिजर्व फंड प्रोविजन जो विद असेट वाले हैं, ये रिलेशन के क्रेडिट में तो पहुंच गए, बट डू नॉट रियलाइज, इनको रियलाइज नहीं करना, ये रिलेशन के क्रेडिट में ही टिक जाएंगे, वहीं के वहीं खत्म।